प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए पीपीसी एडवर्टाइजिंग सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है, जिसके जरिए हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अपनी प्रोडक्ट्स फरोख्त कर सकते हैं। पीपीसी एड्स क्या हैं और किस तरह इसको सेल्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पीपीसी एड्स के लिए बेहतरीन ऑडियंस कैसे मुंतखब करते हैं और बेहतरीन कैंपेन कैसे चला सकते हैं। आज इस हवाले से अली रज़ा, जो कि पीपीसी एड्स एक्सपर्ट, गूगल और फेसबुक सर्टिफाइड मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सेल्स बढ़ाना हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश होती है और सेल्स बढ़ाने के हवाले से ही हम आज अली रज़ा से बात करेंगे। अली रज़ा पीपीसी एक्सपर्ट्स हैं, इनसे जानते हैं कि पीपीसी के ज़रिए हम अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया, यहाँ आए और मौका दिया आपको रिकॉर्ड करने का। बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपने अपनी जो सीरीज़ शुरू की है टॉपिक्स के हवाले से, बहुत अच्छी काविश है। मैं आपको और कासिम अली साहब की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे लोग एक्चुअली सीखते हैं कि जब टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक लर्निंग ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैं पर्सनल तौर पे इनके कहूँगा कि बहुत अच्छा स्टेप है। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स भी हैं जो पीपीसी के हवाले से जो है सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को ज़रूरत है इसकी, तो कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके आपके साथ इसमें डिस्कस करें। पीपीसी है क्या? पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी ऑफलाइन मार्केटिंग, जब ऑनलाइन में आया तो ये गूगल एड्स वाज द पॉइनियर जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें क्या होता है कि आपकी जब ऐड नज़र आती है कहीं पे भी, तो आपको चार्ज तब होता है जब कोई ऐड पे क्लिक करे। इससे पहले होती थी CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। उसमें क्या होता था कि ऐड पे क्लिक हो ना हो आपके पैसे कटेंगे। तो जब ये गूगल एड्स आया ना, तो उसने साथ अपनी जो पॉइंट गूगल एड्स है, तो मैं इस गूगल एड्स को इसमें रेफर करूंगा। तो उसने ये इंट्रोड्यूस कराया कि जब भी कोई आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तब पैसे कटेंगे, वरना पैसे नहीं कटेंगे। वरना आपकी ऐड को अगर आप लग रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे, तो ऐड पे पैसे नहीं कटेंगे। जैसे हमारा इश्तिहार है, अखबार में देना है, तो आपके पैसे कटेंगे, कोई देखे ना देखे। मगर ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, यहाँ की खसूसियत ये है कि यहाँ पे पैसे आपके तभी कटेंगे जब आपको कोई ऐड पे कोई क्लिक करेगा, और क्लिक तब करता है जब बंदे को कोई इंटरेस्ट उसमें पैदा होता है। अच्छा, पीपीसी के ज़रिए जो आपने एक तो प्लेटफॉर्म इसका गूगल एड्स का बता दिया, इसका दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है? अच्छा, पीपीसी में ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अब आगे हुए, जो फेमस है। एक तो है गूगल एड्स, नंबर दूसरा है फेसबुक एड्स, नंबर तीसरा है बिंग एड्स। फिर छोटे आ जाते हैं जैसे लिंक्डइन एड्स है, ट्विटर एड्स है, पिंटरेस्ट एड्स हैं, स्नैपचैट के ऊपर भी है। मगर जो फेमस है ना, उसमें गूगल एड्स, फिर उसके बाद फेसबुक एड्स और तीसरा बिंग एड्स। ये तीन है जो सबसे फेमस है। अच्छा अली भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताइए, कौन सा ऐसा बिज़नेस जिसको आप समझते हैं कि उसको फ़ौरन आज से ही, अगर वो ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट सेल करें, तो उनको पीपीसी लाजमी यूज़ करने चाहिए? एक्चुअली ना, मार्केटिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। हर बिज़नेस के लिए ये चीज़ वही है, जिस तरह से कहते हैं कि एक लाजिम पार्ट है कि आप उसको ऑनलाइन ऐड करें। मगर पाकिस्तान में मसला ये है कि लोगों के ना गोल्स बड़े फ़र्क होते हैं। हम ऐड चलाते हैं तो हम उसको फ़ौरन रिजल्ट करते हैं कि यार हमारी सेलों में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग रन होती हैं। जब आप अपने ब्रांड ऑनलाइन चलाते हैं तो आपको पहले ब्रांड पर्सनैलिटी और ब्रांड इमेज बनानी पड़ती है, और इसमें बाज़ वक़्त बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये तय करना आपके ऊपर है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका है कि जी मुझे आज मैंने ऐड चलाई है और मुझे शाम को सेलें चाहिए, तो सिनेरियो डिफरेंट है। आपका गोल है कि जी मैंने ब्रांडिंग भी करनी है, सेलें भी लेनी है, मैंने पूरी एक ब्रांड इमेज बनानी है। ब्रांडिंग के लिए तो हम वो डिस्प्ले एड्स को प्रेफर नहीं करेंगे। अच्छा, हम डिस्प्ले एड्स को ज़रूर प्रेफर करते हैं। एक उसमें एक अच्छा पार्ट है। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले में इमेजेस आ जाते हैं, इमेज हमारे माइंड में सेव हो जाती है। फिर जब भी लोगो नज़र आता है, हाँ इसकी मैंने ऐड देखी, मगर इट्स जस्ट अ टूल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंप्लीट स्ट्रैटेजी नहीं है। कंप्लीट स्ट्रैटेजी में सर्च एड्स भी यूज़ होती हैं, मगर ब्रांडिंग में डिस्प्ले एड्स का मेजर रोल है। और डिस्प्ले एड्स कहाँ चलती हैं? एक तो चलती है जो गूगल के साथ जिन्होंने पार्टनरशिप की होती है अपनी वेबसाइट्स पे ऐड दिखाने के लिए, वाया गूगल एडसेंस, और लोग अब दिखाते हैं गूगल को, उसको गूगल एडसेंस पार्टनर भी कहता है। एक वहाँ पे चलती है, पब्लिशर भी कहता है। और एक चलती है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब का वो भी गूगल की प्रॉपर्टी है। फिर गूगल की और जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ के ऊपर चलती है, जैसे जीमेल है।
जीमेल के ऊपर भी गूगल एड्स चलती हैं, फिर उसके बाद डिस्प्ले एड्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद फेसबुक इटसेल्फ है, वहाँ पे भी डिस्प्ले एड्स होती हैं, इमेज एड्स होती हैं, वो भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी नज़र आती हैं। अब अगेन बात बहुत बेनिफिशियल है, बल्कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक क्लाइंट है, उसका मैं आपको रीमार्केटिंग की केस स्टडी इस तरह से बताता हूँ कि बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट वो ये है कि उसने आया वेबसाइट पे, उसने आया खोला, बाद में उसे चीज़ पसंद नहीं आई, बाद में हमने उसकी रीमार्केटिंग कैंपेन चलाई, मगर हमने उसकी डिस्प्ले कैंपेन चलाई। उसको ये भी चीज़ का नज़र आया कि आप यहाँ पे आए थे, आपको 10% डिस्काउंट देते हैं अगर आपने वही चीज़ अभी भी लेनी है, तो वो आया, वो बाद में सेल हो गई। तो वो उसमें भी इमेज एड्स का यूज़ हुआ, उसमें भी डिस्प्ले एड्स का यूज़ हुआ। तो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए डिस्प्ले एड यूज़ होना नहीं, ये नहीं चीज़, मगर हाँ ब्रांडिंग में एक मेजर रोल डिस्प्ले एड्स का है। मैं इस बात से आपकी पूरी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा अली भाई, अब हम में से कोई भी एक बिज़नेस, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक बंदा मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ बेच रहा है, हम उसको केस को लेके उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें ताकि लोगों की जो इसको सुन रहे हैं उनकी एक आइडिया हो जाए। तो एक बंदा वो मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज सेल करता है, तो उसको जब पीपीसी की तरफ आएगा तो उसको सबसे पहले अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आपका कस्टमर है कौन सा, ये आपको जज करना पड़ता है। इसमें जज हम पता है किस तरह से करते हैं, हम जज इस तरह से करते हैं कि अब आप गूगल में ना बड़ी एडवांसमेंट आ गई भी है कि आप उसमें ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अब आप गूगल डिस्प्ले ऐड पे जाए कि भाई मैंने कौन से मोबाइल यूज़र को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे मेरा जो कवर है वो कवर है ही आईफोन का, तो मैं टारगेट ही करूँ जनाब जो बंदा आईफोन यूज़ कर रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर ये ऐड नज़र आए। ये जो टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ जो हमें ऑनलाइन इंडस्ट्री में मिली हैं वो ऑफलाइन में नहीं है। आपके पास ऑफलाइन में कोई टूल नहीं जिससे आप ये डिटेक्ट कर सके भाई मेरी ऐड सिर्फ उसी को नजर आए जो आईफोन यूज़ करता है, मेरी ऐड उसी को नजर आए जो सैमसंग गैलेक्सी को यूज़ करता है, वो मेरी ऐड उसको नजर आए जो 31 साल का है और जो लाहौर में MM आलम रोड पे इस वक्त फिर रहा है या वो गुलबर्ग के एरिया में रहता है, सिर्फ उसी को टारगेट हो, या मेरी ऐड उसी को टारगेट हो जो फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन बाइंग करता है। ये एक ऐसे टूल्स मिले जिसने चीज़ें बड़ी आसान कर दी। मैं आपको एक बात, हालांकि बात एक्सेसरीज़ की हो रही है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा कैफ़े भी होता था, एंटीक कैफ़े, उधर हमने MM आलम रोड के ऊपर ही था, अली ट्रेड सेंटर में ATC मॉल के अंदर विजिट किया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एम्बियंस अभी भी हमारा ही है, इनके मतलब है, मगर अब हम एज अ पार्टनर उसमें हैं। तो वहाँ पे हमें जब उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करते थे ना, तो हम कहते थे कि हमें वो लोग टारगेट करने हैं जो फ्रीक्वेंटली फेसबुक के ऊपर चेक इन्स करते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। हमने उनकी शॉर्टलिस्ट की, हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया जो कि MM आलम रोड पे फिरते हैं या खाने के लिए वहाँ पे आते हैं, जो कि चेक इन इवेंचुअली तौर पे आप कहाँ से लगाते हैं उसे भी एरिया पता चल जाता है। फिर हम ये नहीं था कि हम बहरिया टाउन के लोगों को टारगेट करें, हाँ मगर बहरिया टाउन का बंद करें, हमें गुलबर्ग में आया तो हम उसको जरूर टारगेट करते थे। फिर हमारे उसमें ए डिफाइन, हमने हमारी ऑडियंस थी वहाँ पे यंगस्टर्स की, हम यंगस्टर्स को ज़्यादा टारगेट करते थे। मगर फिर हमने जो फैमिली को टारगेट करना शुरू किया, तो फिर हमने फैमिली में जेंट्स की बजाय हमने लेडीज़ और बच्चों को टारगेट करना शुरू किया। हमने कहा कि जी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बंदे को किसी रेस्टोरेंट में लेके जाता है वो बंदा खुद नहीं है, वो उसकी फैमिली है जो उसे कहती है कि जी पापा यहाँ चले, यहाँ उसकी ये आपने घर से सीखा, पता चला आपको घर में जैसे फोर्स करती है भाभी, पता चलता है कि घर से पता चलता है कि जनाब मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, वो बंदा है या बंदे की फैमिली है जो डिसाइड करती है कि कहाँ जाना है, कहाँ खाना है। इसी तरह अब आते हैं आपकी बात वापस क्या उसके हवाले से, कवर्स के हवाले से। एक हो गए, मुझे पता होना चाहिए उसकी एज, फिर मुझे पता चलिए जेंडर। मिसाल के तौर पे कुछ कवर्स हैं जो लेडीज़ के हैं, लेडीज़ ओरिएंटेड है, उसको जेंट्स को टारगेट ही नहीं करना चाहिए, वो लेडीज़ को करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सेट भी डिफाइन कर दिया, फिर हमने देखने एरिया कि कहाँ पे हम उसकी शिपिंग को डिलीवरी दे सकते हैं, हमें वहाँ से टारगेट करना पड़ेगा। फिर उसमें एक और ये भी चीज़ होती है कि आप इसमें ये भी पसंद कर सकते हैं लोगों का इंटरेस्ट बेस्ड। अब ये जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है ये बहुत अच्छी है फेसबुक एड्स की, गूगल एड्स की उतनी अच्छी नहीं है जितनी फेसबुक ऐड कीजिए। क्या है कि जनाब आप इंटरेस्ट बेस करेंगे, जो बंदा आगे कवर्स के बारे में सर्च कर रहा है, ये शौक रखता है, इट मीन्स के उसको आप जल्दी कायल हो सकता है आपको कवर लेने के लिए, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इसमें देखना पड़ेगा आपका मार्जिन क्या है जिसमें आप खेल सकते हैं। कवर बहुत एक्सपेंसिव आइटम नहीं है, हाँ इसको प्रॉफिटेबल कोई और डिवाइस हो सकती है, लाजमी नहीं है ये आईफोन की, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट हो सकते हैं, कोई भी चीज़ एक्सेसरीज हो सकती है। साल लोग करते क्या कि सपोर्टिंग आइटम के साथ कर देते हैं, क्योंकि अक्सर जब बंदा आता है ना शॉपिंग करने तो आता होता है कोई और चीज़ लेने और लेके चला जाता है कोई और चीज़। तो आप सपोर्टिंग आइटम जो आपकी कितनी जान है वो आप क्या चीज़ें साथ और देने, तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब हमने एक बंदा जो ऐड चला रहा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब बिड के सेक्शन में वो आया उसने बिड क्या रखनी है, तो पाकिस्तानी मार्केट ख़ासतौर पे लाहौर की अगर आप बात करें तो आप बिड रेट हमें क्या सजेस्ट करेंगे, हमें क्या रखना चाहिए? अगर मैंने आइडेंटिफाई करना है, जांचना है, तो मैं किस तरीके से एक
एग्जैक्ट बिड रेट वो सिलेक्ट करूँ जो बड़ा कंपेटिटिव भी हो, मेरा ऐड भी शो हो और मुझे मार्जिन भी अच्छा मिल जाए। आबिद भाई किसी भी कंपनी के पास जाए ना तो वो मुझे पता क्या कहती हैं, सर हमें कितने लाइक्स मिलेंगे कितने पैसों में, कितने लाइक्स मिलेंगे, कितनी ऐड में हमारे क्लिक होगा कितने पैसों में। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, बिड का सवाल होता है। अच्छा मैं आज आपको एक टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्वालिटी स्कोर के हवाले से। ये टर्मिनोलॉजी मेनली इम्पैक्ट होती है गूगल एड्स के ऊपर, फेसबुक एड्स के ऊपर और बिंग एड्स के ऊपर, मगर जिसका मेन इंपैक्शन है चूँकि वो गूगल एड्स और फेसबुक इसके हवाले से बड़ा अच्छा डिफाइन हुआ डिज़ाइन हुआ। मैं आपको एक लोकल मार्केट की मिसाल के साथ इसमें कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ अच्छी डिस्कशन कर सकूँ। आप किसी स्टोर में जाएँ और एक होता है टॉप ऑफ द माइंड, आंखों के आगे एक चीज़ पड़ी हो, इसमें दो चीज़ें, एक के ऊपर दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया और एक है जिसको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये, वो आगे कौन सी चीज़ रखेगा? 100 वाली चीज़ रखेगा। कायदे की किताब ये कह दी कि वो 100, क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा है, वो 10 रुपये के ऊपर प्रॉफिट ही 10 रुपये। मैं खुद अगर दुकानदार हूँ तो मैं क्या कहूँगा, सर इसमें 100 है इसको आगे रखूँ, ये 10 वाली को जरा मैं पीछे रखूँ। मगर उसने वो 10 रुपये वाली चीज़ आगे रखी है और 100 वाली पीछे रखी है। हमने कहा जी क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसने देखा 1 घंटे का टर्नओवर, उसको पता चला कि वो जो 100 रुपये की चीज़ है उसकी 1 घंटे में सेल होती है 1 और जो 10 रुपये वाली उसकी 1 घंटे में सेल होती है 20। अब कहने को तो वो 100 रुपया दे रहा है, मगर वो जो उसका कंपेटिटर है वो उसकी टर्नओवर की वजह से वो उसने 10 रुपये की चीज़ आगे रखी है, यानी उसको वो 1 घंटे में वो चीज़ 200 रुपये कमा रही है। यानी कि अगर वो 100 रुपये वाली चीज़ ने उससे आगे आना है तो उससे 200 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे उसके मुकाबले में जो उसका कंपेटिटर 10 रुपये में खर्च कर रहा है। अब आपकी ऐड की बिडिंग भी यही चीज़ है। मैं एक ऐड रखता हूँ जिसका अच्छा CTR क्लिक थ्रू रेट जिसे लोग पसंद करें, जिसको लोग लाइक करें, एक वो ऐड रखता हूँ और एक वो जिसे लाइक ना करें। दोनों का CTR फ़र्क होगा, उसी से हमारा क्वालिटी स्कोर फ़र्क पड़ेगा। मेरी एक बिड है जी 10 रुपये और आपकी बिड है 100 रुपये। आपको पता चलेगा जी मेरी ऐड आपसे ऊपर नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों पर काम किया सिवाय पैसे के। वो बाकी चीज़ें क्या क्या है? हाँ, आपने काम किया किसके ऊपर? पैसों के ऊपर। बाकी चीज़ें क्या क्या? जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है वो ये होती है कि जी आपका रेलिवेंट एड टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। एड टेक्स्ट में सबसे पहले आती है आपकी हेडलाइन। आपकी हेडलाइन जान है आपके ऊपर, क्योंकि अगले बंदे, आपने इससे क्या चीज़ करनी है, आपने विजिटर को एक तो अपनी ऐड में क्लिक इंटरेस्ट भी दिलवाना है और उसमें एक सोच पैदा करनी है ताकि वो क्लिक करके देखे कि आपकी वेबसाइट है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको इसमें ऐड का हेडलाइन टेक्स्ट, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोग इसमें पता क्या करते हैं, लोग इसमें एक ही ऐड रख लेते हैं हज़ारों कीवर्ड्स के लिए। अगर हम गूगल में बात करें और फेसबुक पे बात करें तो एक ही ऐड चलती है कई कैंपेनों पे। हमें जब जाना पड़ता है ना फेसबुक, तो मैं कहता हूँ अपनी आप ऑडियंस को बड़ा कम करें, बड़ी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है। आपको जज करना है कि किस में क्या चीज़ चल रही है और उसके लिए ऑडियंस सबसे कम। फिर आपका सबसे बड़ी बात आती है, मैं क्या कहता हूँ, रेलिवेंट लैंडिंग पेज विद रेलिवेंट हेडलाइन विद रेलिवेंट एड कॉपी विद रेलिवेंट। हम पहले टाइटल हेडलाइन की बात करते हैं। हेडलाइन की रेलिवेंसी से मुराद ये है कि कीवर्ड जो एग्जैक्टली यूज़र सर्च करेगा वो होना चाहिए। मैं आपको एक बताता हूँ, इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस है, कहते हैं इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं है, वो है SKAG। SKAG कहते हैं सिंगल कीवर्ड पर एड ग्रुप, यानी कि एक कीवर्ड के लिए एक ऐड। इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। अब बाकी आप चीज़ कर रहे हैं गुजारा कर रहे हैं। अच्छा आइडली तौर पे गूगल में मैं बात करूँ ना तो मैं कहते हैं 20 to 30 कीवर्ड्स के बाद जो है ना आप अपनी ऐड ग्रुप अपना बदल दें। इससे ज़्यादा एक कीवर्ड्स ना डालें, क्योंकि हर कीवर्ड की वजह ना इंटेंट फ़र्क है, यूज़र की सोच फ़र्क है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मैंने जब सर्च किया ना iPhone 10, गूगल में मैं सर्च करूँ iPhone 10, इसका मतलब ये नहीं मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, मैं आईफोन जानना चाहता हूँ, आईफोन के बारे में जानना चाहता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ ना आईफोन रिव्यूज़, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आईफोन खरीदना है। आप मुझे उस वक्त ऐड दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने तो आईफोन खरीदना ही नहीं। मेरा इंटेंट क्या है? इंटेंट यूज़र का जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, और वो आपको कीवर्ड से अगेन पता चलेगा। मिसाल के तौर पे अब जब मैं सर्च करूँ ना बाय आईफोन, इट मीन्स कि मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, मगर जब मैं सर्च करता हूँ ना चीप आईफोन डील्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ मगर मैं टाइट ऑन बजट हूँ, मुझे बेचना है ना, तो साथ आप मुझे साथ हैंड फ्री दे दें फ्री, साथ आप मुझे वो पावर बैंक दे दें फ्री, साथ आप मुझे एयरपोर्ट दे दें फ्री, कवर दे दें फ्री, कोई चीज़ दे मैं कायल हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि हर एक विजिटर, अब जो बाय आईफोन वाला विजिटर है वो भी आईफोन खरीदना चाहता है, मगर जो चीप आईफोन सर्च करता है वो भी आईफोन, मगर दोनों की मेंटालिटी फ़र्क है। एक है जो पैसे पे निगोशिएट नहीं कर रहा, एक है जो थोड़ा सा पैसों के वाले से कह रहे मैंने फजूल खर्ची नहीं करी, तेरा पैसे जहाँ बच्चों को मैंने बचाने, तो ये भी इंटेंट का फ़र्क आ जाता है। ये इंटेंट के फ़र्क को समझना एज अ मार्केटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सारी स्ट्रैटेजी बनेगी इसी चीज़ के ऊपर।
आप अगर आपकी एड टेक्स्ट अगर आपने जनरल रखा हुआ है और उसके साथ आपने ये दोनों कीवर्ड रख दी तो ये आपने अपने ऊपर भी नुकसान किया, अपनी कैंपेन के ऊपर नुकसान किया और आप पैसे जाया करेंगे इसको। और इन्हीं तरीके से जो सिंगल कीवर्ड सिंगल कैंपेन है, इसके थ्रू हम एक कैंपेन एक कीवर्ड पे चलाएं और इनके लिए लैंडिंग पेजेस डिफरेंट करें कि वो सेम हो। अच्छा, आइडियली तौर पे तो लैंडिंग पेज भी अलग अलग होना चाहिए, मगर सब कंपनीज ऐसा करती नहीं और एक्चुअली ये काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली हम भी सब कंपेन्स में सब क्लाइंट्स के साथ ऐसा नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल हमारा कीवर्ड बहुत बड़ा हो, हमारी बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आ रही हो। बेस्ट प्रैक्टिस ही है, मगर रियलिटी में पॉसिबल नहीं है इतनी ज़्यादा कि आप इतने ज़्यादा पेजेस बना रहे हैं कि हर एक के लिए पेज के फिर हर पेज का अलग से ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी रखना है कि उस पर सेल्स का क्या चल रहा है, यूज़र रिटेंशन क्या चल रही है, यूज़र का क्या वहाँ पे बाउंस रेट क्या चल रहा है। तो इस वजह से हम करते क्या है कि हम उसमें सेट चले जाते हैं, हम इसमें थोड़ा सा लैंडिंग पेज में थोड़ा सा गैप दे देते हैं कि फिर भी 30, 40, 50 बाजू का 100 कीवर्ड्स के लिए हम एक ही लैंडिंग पेज का खेल रहे होते हैं। मगर हम क्या करते हैं लैंडिंग पेजेस पर, अगर हमारी कंट्री टू कंट्री बाजू का हम सिटी टू सिटी हम डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बना लेते हैं ताकि लोगों को ज़रा उस शहर के लोगों को पता चले कि मिसाल के तौर पे हमने गुजरा वाले के लिए एक अलग लैंडिंग पेज बना लिया, ज़रा उनको पता चले कि हमारे से बात हो रही है, हमारे लिए बात हो रही है। इसी तरह हमने बाजू का हम कैटेगरी टू कैटेगरी चले जाते हैं। जैसे आपने देखा बैंक्स में अलग अलग कैटेगरी होती है, करंट अकाउंट है, सेविंग करंट अकाउंट है, इस्लामिक में, इस तरह से हम चले जाते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें आपको ये है कि जहाँ पे आपको गुंजाइश नज़र आ रही हो कि यहाँ पे और बेहतरी है वहाँ पे आप करें। अब आप अगर बिल्कुल न्यू है, आप चला लगे तो आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप हर कीवर्ड के लिए अलग लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आप एक ही सारी चीज़ करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे कंपेन मैच्योर होती जाए, पैसे आते जाए, साथ साथ आप उसमें और बेहतरी करें, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो सके। अच्छा अली, एक चीज़ है जो बिड हमने रेट तो रख दिया, अब दूसरा रेट जो CPR हमें CPC मिलना है वो बेसिकली गूगल से मिलना है। सही है। अब क्या इस रेट के कम होने में, यानी कि जो हमारी बिड है उससे कम भी हमें रेट मिल सकता है? अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें कोई आपको एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं दी, बात इसलिए गोल कर दी क्योंकि इसमें एग्जैक्ट अमाउंट का कोई रूल है नहीं। अब मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ऐसा होता है जब हम A/B टेस्टिंग करेंगे। हाँ, A/B टेस्टिंग स्टार्टिंग में हम करते हैं $5 हमने CPC रखा, इवेंचुअली तौर पे हमारी जब कंपेन ऑप्टिमाइज होगी तो वही हमारा $2 पे $1.78 पे हमारा वही आ गया, वही एड पोजीशन आ गई हमारी, वही जगह हमारी मिल गई। इसमें जो इम्पैक्ट होता है वो आपके CTR का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या है कि जनाब एवरेज निकलती है कि हर 100 दफ़ा जो आपकी ऐड लोग देखते हैं उसमें से कितने लोग उसको क्लिक करते हैं। आपको भी इस अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो विजिटर आपकी ऐड देख रहा है अगर वो क्लिक नहीं कर रहा है इसका मतलब आपकी ऐड में कोई फॉल्ट है। अगर ऐड में क्लिक होके विजिटर आ रहा है और सेल नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके लैंडिंग पेज में फॉल्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो तवक्कुआत वो लेके आपकी वेबसाइट की ऐड में क्लिक किया था वो आपकी लैंडिंग पेज में नहीं मिली, वो वहाँ ये फॉल्ट हो गया। अब अगर आपकी ऐड में क्लिक ही नहीं हो रहा इसका मतलब क्या कि आपकी ऐड उसको पसंद ही नहीं आ रही, वो ये ऐड देखना नहीं चाह रहा। इसका मतलब क्या कि आपकी ऐड कॉपी ही गलत है। अच्छा, ऐड कॉपी गलत होने में खाली मार्केटर का रोल नहीं होता, इसमें आपकी प्रोडक्ट का भी बात का रोल होता है। आपकी चीज़ें अच्छी नहीं, आप एज अच्छा हम काम करें कंपनी से, हम कहते हैं आपकी चीज़ अच्छी, ऐसी चीज़ हो जो बिकने वाली हो। ये नहीं है कि आपने सारी मेहनत हम पे कह देंगे जनाब आप। अच्छा, एक बंदा कहते हैं जी सेलमैन वो होता है जो 13 महीने बर्फ़ पड़ रही हो और जाके आप उसको आप फ्रीज़र बेचें। अच्छा, ये आप एक दफ़ा उसके साथ कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा उसको भी समझ आ जाएगी कि मैं चूचा नहीं, तो मैंने फ्रीज़र मेरी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप उसको धोखा कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं कर सकते। जब आप लॉन्ग रन में जाते हैं तो अगला जो आपको बायर है वो भी समझदार है, उसने भी एक मार्फत रखनी है, तो उसको भी समझते हुए आप चीज़ को बेचें। अब इसके लिए अपनी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना भी एज अ कंपनी ऑनर जिम्मेदारी है आपकी। आप नई ऑनर, आप किसी कंपनी के साथ काम करें तो आपकी जिम्मेदारी है आप अपने ऑनर्स को बताएं कि सर मार्केट में आप सभी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमें आज नहीं तो कल इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिड रेट को इम्प्रूव करने के लिए क्या लैंडिंग पेज को SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होना ज़रूरी है? अच्छा, जो है ना आपका SEO के हवाले से एक SEO बिल्कुल गूगल की डिफरेंट है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो कोरिलेट करती हैं, जो कोरिलेट करती हैं PPC के साथ। अब इसमें सबसे बड़ा कोरिलेशन का फैक्टर आता है आपका बाउंस रेट। अच्छा, कुछ चीज़ें जो गूगल ऑफिशियली बताता है, कुछ चीज़ें जो हमने मार्केट में एक्सपीरियंस की हैं कैंपेन्स रन करने के बाद। देखिए, अगर आपका बाउंस रेट अच्छा नहीं है ना तो आपकी वेबसाइट नीचे चली जाएगी। बाउंस रेट अच्छा नहीं है तो आपको उसका नुकसान PPC में भी होगा, SEO में भी नुकसान होगा। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ लोकल से। अब आप एक मशहूर चैनल है जैसे ARY है और जियो न्यूज़ है, ये दो मशहूर चैनल। यहाँ पे आपको ऐड किसकी नज़र आएगी? एक डिसेंट नज़र आएगी, एक फैमिली वाली नज़र आएगी। हर वाहियात किसी स्टोर की ऐड नज़र नहीं आएगी, जनाब एक बुरा लफंगा सा कोई स्टोर है उसकी ऐड नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक ऑडियंस है, उन्होंने उसको मेंटेन करना।
गूगल एक नेटवर्क है, फेसबुक एक नेटवर्क है, वहाँ पे एक हद तक की ऐड नजर आएगी, उससे नीचे कैलिबर की गिरी हुई ऐड नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसके साथ फेसबुक का भी नाम लग रहा है, गूगल का भी नाम लग रहा है। तो आपकी इस चीज़ में भी बड़ा जान होना बड़ा ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ प्रेजेंट करें, क्या इमेज दे रहे हैं, उसका भी एक बड़ा अच्छा इसमें रोल पड़ता है। अच्छा, जहाँ तक अभी मैं समझा, मैं ज़रा इसको सम अप करता हूँ बिडिंग को, कि अगर हमने बिड रेट को ऑप्टिमाइज करना है तो हमें पहले कॉपी अच्छी लिखनी है, उसकी हेडिंग और हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉपी कस्टमाइज होनी चाहिए, हमारा CTR, हमारा क्लिक थ्रू रेट अच्छा होना चाहिए, हमारी कीवर्ड टारगेटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हम कीवर्ड सिलेक्शन बड़ा अच्छा करें, हम छोटा करें, बेहतर करें, फिर हमारा जो लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस है, जो UI है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। UI यूज़र एक्सपीरियंस को भी कहते हैं। मैं इसमें रेफर कर रहा हूँ बाउंस रेट को। बाउंस रेट बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो गूगल एनालिटिक्स पर अवेलेबल है। वो बेसिकली डिफाइन करती है कि यूज़र जो आपकी वेबसाइट पे आया तो जो तवक्कुआत लेके आया, क्या वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, कितनी देर वो स्टे करता है, क्या वो एक पेज खोलता है के बाद दूसरा पेज खोलता है, नहीं कोई खोलता, एक्शन परफॉर्म करता है कि करता है नहीं करता। फिर इसी में आगे एक और एडवांस है हीट मैप। हीट मैप क्या करता है कि वो आगे से वो ये डिफाइन करता है कि आपके पेज के किस सेगमेंट को फोकस किया जा रहा है, आपके लैंडिंग पेज को किस, मगर वो बहुत एडवांस बात हो जाती है। हर एक, मैं अगर ऑडियंस को भी कहूँगा अभी आप हीट मैप पे जोन ना दें, अभी आप गूगल एनालिटिक्स तक ही रहे। अच्छा, अब हमने एक बिड देखी गूगल एड्स पे, हमने बहुत बात की बिडिंग के हवाले से भी, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर बिजनेस ओनर की यही रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम बजट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ली जाए। अगर आप कंपेयर करें फेसबुक एड्स को गूगल एड्स के साथ, तो पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव में क्या चीज़, दोनों में से बेहतरीन कौन से एड्स हैं सेल्स के हवाले से? अच्छा, ये एक बहुत ही आपने डिबेटेबल टॉपिक मेरे साथ रख दिया कि इसका मैं फ़ैसला एक ही बात पे करूँ, नहीं, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ और कुछ आपको मैं बताता हूँ, फिर आप उसके बाद खुद ये चीज़ बताइएगा कि क्या चीज़ बेहतर है। हमने जब शुरू किया ना एंटीक कैफ़े का, हमारा जब हमने इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, अच्छा होता क्या है कि इससे पहले ना हमने एक पिज़्ज़ा कंपनी है अमेरिका के अंदर, उसके लिए भी हमने काम किया हुआ था। तो वहाँ पे ना लोग सर्च करते थे गूगल पे पिज़्ज़ा नियर मी, बहुत ज़्यादा फेमस होता था। हमने वहाँ पे बड़ा कीवर्ड, हमने वहाँ पे बड़ा टारगेट किया और हमने महसूस किया कि इसकी फेसबुक से सेलें बेकार है और इसकी मेन सेलिंग गूगल पे, क्योंकि जब लोग पिज़्ज़ा नियर मी सर्च करते हैं वो पिज़्ज़ा वाला नजर आया, ऐड नजर आया जो वहाँ से आ जाए। अच्छा भाई, हम पाकिस्तानी मार्केट में आए ना, तो हमने देखा यहाँ पे कोई गूगल पे नहीं सर्च करता कि रेस्टोरेंट नियर मी। हाँ, यहाँ लोग फेसबुक पे देखते हैं कि क्या अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है, लोग फूड्स के ग्रुप में जाते हैं, जो कि यहाँ पे फूडीज भी बहुत है, फूड के ग्रुप में जाते हैं, वहाँ जाकर सर्च करते हैं जहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है। बल्कि ऐसी क्वेरीज आई कि एनी गुड रेस्टोरेंट इन MM आलम रोड, इस तरह के लोगों ने पूछना शुरू किया। तो हमने देखा कि यहाँ की मार्केट फेसबुक पे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू गूगल की मार्केट। अब मैं आपको एज ए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बता रहा हूँ। अच्छा, इसके मुकाबले में हमने स्किन के डॉक्टर के साथ काम किया, उसके ऊपर हमें सेल्स का रिजल्ट हमें फेसबुक से ज़्यादा अच्छा कहाँ मिला, गूगल पे। जब गूगल पे लोग सर्च करते हैं बेस्ट स्किन डॉक्टर्स इन लाहौर, बेस्ट स्किन डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, वहाँ से हमें वहाँ से बड़े अच्छे कस्टमर और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। जब हमने उस की कैंपेन्स को हमने फेसबुक पे चलाया तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमने उसके लिए रीमार्केटिंग भी की, कुछ चीज़ें भी की जिसके साथ फेसबुक से भी अच्छा रिजल्ट मिले, गूगल से भी। आइडियली तौर पर एज अ मार्केटर आपको अपनी प्रेजेंस हर जगह रखनी चाहिए। ये एक है कि जनाब कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है आपने, उस किताब के तहत तो आपको दोनों जगह पे रहना चाहिए। अब ये सवाल है कि कौन सी ज़्यादा, कईयों के लिए गूगल एड्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कईयों के लिए फेसबुक एड्स बड़ा अच्छा, कईयों के लिए दोनों बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस का मैंने आजकल देखा, जैसे EFU या स्टेट लाइफ का इंश्योरेंस का जो फॉर्म है ना, वो बहुत अच्छा फेसबुक पे चलता है, बहुत अच्छा। आपको वहीं पे आएगा जनाब, आपने वहीं अपना नाम शाम लिखा, क्वेरी की, एंटर का बटन दबा दिया, आपको जनाब वहाँ से बड़ा अच्छा लीड जनरेशन फॉर्म, लीड जनरेशन फॉर्म बहुत अच्छा वहाँ पे चलता है। तो ये नीच टू नीच बड़ा ज़्यादा वेरी करता है। बुक्स का बहुत अच्छा चलता है, बुक्स का बहुत अच्छा चल जाता है लीड जनरेशन, इसलिए छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, उनका भी लीड जनरेशन बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। प्रॉपर्टी के लिए भी, प्रॉपर्टी में भी इंश्योरेंस यूज हो, फॉर्म यूज हो जाते, लीड फॉर्म यूज हो जाते हैं, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा इसका सेल्स का मिल जाता है। अच्छा, इसमें हाल यही नहीं है, मगर अगेन हम उसके साथ जाएँ, कंपैक्ट में जाए, हमने क्लोथिंग का काम के लिए हमने देखा वहाँ पर मैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क और यूट्यूब बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तान की मार्केट के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर हमने जब ये चीज़ देखी तो हमने कहा कि फेसबुक के अलावा भी इमेज एड्स में बड़ा अच्छा जाना, गूगल डिस्प्ले और यूट्यूब में जाना। तो आप हाल ही ये कंक्लूसिव नहीं कर सकते कि फेसबुक इज़ वेरी गुड इन ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर पाकिस्तान। हाँ, कई जगह पे गूगल डिस्प्ले बड़ा अच्छा काम कर देता है, फेसबुक का ही मुकाबला कर देता है। और फिर गूगल सर्च भी है जो एक और बड़ी मार्केट है। गूगल सर्च में और गूगल डिस्प्ले में फ़र्क ये है कि गूगल डिस्प्ले में आप इमेज ऐड दिखा सकते हैं, बट जो गूगल सर्च में सिर्फ आपको साथ टेक्स्ट बेस्ड ऐड के साथ जाना पड़ता है। और बेसिकली ये कैंपेन अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो ये जो कॉल पैकेजेस और AT&T वगैरह स्पेक्ट्रम के, ये इनके जितने भी कॉल सेंटर पाकिस्तान में चल रहे हैं वो सारे इसी सर्च PPC पे चल रहे हैं, सर्च नेटवर्क पे चल रहे हैं।
बड़ा, बल्कि एक मशहूर सर्विस है स्पेक्ट्रम का बड़ा मशहूर, यहाँ पे बड़े लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी कैंपेन बिल्कुल कर रहे हैं। कॉल कैंपेन्स हैं वो सारी रनिंग हो रही है, वो सारी सर्च के ऊपर चलती है, कॉल कैंपेन ही चलती है सर्च के ऊपर है, जितने बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं इनकी कंपनी, बल्कि इवन लोकल में बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट सर्च की। अगर आपको एक मैं बताऊँ, एक ऑयल की कंपनी है पाकिस्तान में बनाती है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस गूगल सर्च से चल रहा। अब हालांकि ऑयल पाकिस्तान में ना लोग थोड़ा सा चीज़ को रियल में देख के फिर ख़रीदते हैं, यानी कि मैं समझूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर जैसे फेसबुक एड्स या गूगल डिस्प्ले एड्स, इसको फोकियत है गूगल सर्च पे मेरी नज़र में। मगर फिर मैंने ही देखा कि जब ये इस तरह की जो ऑयल की बड़ी सी सेल्स कहाँ से गूगल सर्च से जनरेट हो रही है, तो फिर मैंने कहा नहीं, लोग ये भी हैं यहाँ। डेफिनेटली अभी कुछ बहुत कैटेगरीज हैं ऐसी, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है शूज़ के हवाले से कंपेन की, और वहाँ ये भी नोट किया गया कि लोग किसी स्टोर पे खड़े होकर भी सर्च करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इमेज के साथ सर्च करते हैं और उनको ऐड नजर आता है, वो ऑनलाइन बाय कर लेते हैं प्राइस कंपैरिजन के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे और करते हैं। बड़ी अच्छी सेल जनरेट हुई उसके ऊपर भी कंपेन। बल्कि आपको पता है कि गूगल की एक कंपेन टाइप है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप अपने स्टोर की तरफ अपने विजिटर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी स्पेसिफिक कंपेन शुरू करें। इसमें साथ गूगल आपको 2-3 और देता है। गूगल की ना एक्सटेंशन आती हैं, ऐड एक्सटेंशन में जैसे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, साइटिंग ऐड कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी लोकेशन का भी आप नंबर ऐड कर सकते हैं ताकि वो ऐड से लोकेशन तो पाए और सीधा पहुंच जाए। देखिए बड़े ज़्यादा कंपनी के साथ काम करके होता है कि उनका खाली फोकस ऑनलाइन सेल जनरेट करना नहीं होता, ऑफलाइन को भी स्टैब्लिश करना होता है। अब पाकिस्तान में कितने क्लोथिंग ब्रांड है बड़े मशहूर है, जेंट्स के, लेडीज़ के, जहाँ पे लोग खाली ऑनलाइन ही खरीदते। आप कई फीमेल ब्रांड्स हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं पहले फील करूंगी, स्टफ देखूंगी, फिर मैं चीज़ खरीदूंगी। ऐसे ही अब आप ये कहिए जी, एक चले ब्रांड केसरिया है या डिफरेंट और ब्रांड्स बोनांजा है, जितने भी है, उनकी सेल खाली ऑनलाइन, ऑफलाइन की भी वजह ऑनलाइन है। क्यों? अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब आप दिखाते हैं ना किसी बिल बोर्ड पे अपने ऐड दिखाते हैं, जब अखबार में आप ऐड दिखाते हैं, फिर जब लोग वो ब्राउजिंग कर रहे हो फेसबुक पे या गूगल पे, जब वो ऐड नजर आती है ना दोबारा, तो कहते हैं हाँ ये मैंने देखा था। तो बाज़-औक़ात कस्टमर को कायल करने के लिए एक जगह पे ऐड काफ़ी नहीं होती, आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है और मल्टीपल दफ़ा रिमाइंडर देने पड़ते हैं, फिर जाके वो बंदा लेता है। डेफिनेटली मार्केटिंग की ये टर्म जो फ्रीक्वेंसी है जिसको टारगेट कर रहे होते हैं, जब भी टीवी पे अगर बार बार ऐड दिखा रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मैटर्स। बिल्कुल ऐसी, बल्कि मैं आपको एक और बताता हूँ, आप इंजॉय करेंगे। हम जब देखते रहते हैं, हमें वो ऐड नज़र आती रहती है, हम समझते हैं हमारा हिस्सा है। ऐसे ऐसे ऐड नज़र आना बंद हो जाए ना तो ब्रांड बंद हो जाता है। मैं आपको एक ब्रांड बताता हूँ, मेरे कहने पे आपको याद आएगा, वरना आप भूले होंगे। एक ब्रांड है बड़ा मशहूर, आरसी कोला। ठीक है, ठीक हो गया, आपको अब नजर आया, आप मेरे कहने पे आपने सोचा, वरना तो आपने सोचना बंद कर दी। क्यों सोचना बंद किया? क्योंकि आपको उसकी ऐड नजर आना बंद हो गई, आप भूल गए। बंदे के पास चीज़ इतनी तरह बंदा भूल जाता है। तो एज अ मार्केटर कितना ज़रूरी है कि उसको बार बार रिमाइंड कराना। अब कोका कोला इतना मशहूर ब्रांड है, उसको क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की, मार्केटिंग करने की? मगर जब आप ये आरसी कोला का केस सुनेंगे तो कहेंगे हाँ ज़रूरत है, नहीं तो बंदा भूल जाएगा। लोग कोका को भूल जाएंगे। कभी बोलता था कि आरसी कोला को लोग भूल जाएंगे, लोग भूल गए। अच्छा, इस सारे प्रोस्पेक्टिव में सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीटारगेटिंग का क्या रोल है? अच्छा, रीटारगेटिंग बेसिकली एक तरीकाकार है जिससे आप उसे टारगेट करते हैं जिसने आपकी ऐड को, आपकी वेबसाइट को पहले खोला हो, आपके लिंक को खोला या आपके ब्रांड के बारे में जानता हो, आपके फेसबुक पेज के ऊपर आया हो या ना आया। ये अगेन आपका कितना बड़ा रीटारगेटिंग का वो आप बनाते हैं, ट्रैफिक उसके मुताबिक है, बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि अक्सर दफ़ा आपने चीज़ लेनी होती तो आप एक दफ़ा ऐड देख के नहीं लेते। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने मोबाइल लेना हो, आप ये तो नहीं होता आज ऐड देखी सुबह जाके चले गए मोबाइल, नहीं, हम सोचते हैं मोबाइल लेना जी क्या प्रोसीजर है, मैंने पहले ऐड देखनी है, फिर मैंने सोचना मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है, अच्छा पैसे हैं, अच्छा फंक्शन कौन से हैं जी, अच्छा फिर मैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करूंगा इस रेंज में और कौन सा फ़ोन आता है, रिव्यूज़ देखूंगा, फिर मैं रिव्यूज़ देखूंगा इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। अब मुझे पता चला कि जो मेरा प्रोसीजर है ये 2 दिन से लेके 1 महीने तक है, डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। किसी का 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, किसी का 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, किसी का 3 हफ्ते में। अब मुझे एक फ़ोन को कितनी दफ़ा देखना पड़ेगा उस पर कायल होने के लिए? 2 से 3 दफ़ा तो मुझे देखना पड़ेगा, फिर ही मैं कायल हूँगा। ये एक एवरेज बता रहा हूँ, अगेन ये कम ज़्यादा हो सकती है, हर विजिटर का डिफरेंट होता है, मगर अगर एवरेज है 2-3 दफ़ा तो देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे 2-3 दफ़ा बंदे को कायल करना पड़ेगा, सर जी हमारा फ़ोन ले लें। अच्छा, इसमें डिफरेंट मार्केटिंग स्टडीज़ डिफरेंट बताती हैं। जो मशहूर जो सब बात पे एग्री करते हैं ना कि आप हर दफ़ा नए विजिटर के ऊपर पैसे ज़ाया करें, इससे बेहतर है कि जो आपको विजिटर जिसने एक दफ़ा आपको ऐड देख लिया ना उस पर पैसे ज़ाया करें, क्योंकि वो आपके ब्रांड के बारे में जानता है, वो आपको जानता है, तो इस पर मेहनत करें, ये आपको जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यूज़र की ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहले वो ब्रांड अवेयरनेस पे जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट अवेयरनेस पे जाता है, फिर उसके बाद में वो उसकी थिंकिंग पे जाता है, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं, फिर वो बाय करता है। यूज़र की डिफरेंट बाइंग साइकिल स्टेजेस है, वो आप किसी भी मार्केटिंग किताब से देखेंगे तो आपको उसमें से मिल जाएंगी। अब हमने देखने के यूज़र कितने प्रोसीजर में आपको इसमें कितनी दफ़ा ऐड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक दफ़ा ऐड देके भूल जाएंगे ना तो यूज़र रिव्यू में आपको भूल जाएगा। तो उसको कायल करने के लिए रीटारगेटिंग बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। हमारे कितने कस्टमर हमारे मतलब मैं हमसे जब बात करूँ तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने साथ जो मेरे साथ जो क्लाइंट्स कंपनी एसोसिएटेड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी कितनी दफ़ा ऐसी सेल्स हुई हैं जो मेरी रीटारगेटिंग से मिली है। कई दफ़ा बल्कि ऐसे हुआ है कि मेरी रीटारगेटिंग में ऑफर देनी पड़ी है, वो कायल हो गया कि सर 5% डिस्काउंट है, आप अभी ले लें। कोई अगर 24 घंटे में आप ये भी ले लें, तो कई दफ़ा उसे कस्टमर आ गया। तो ये भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, यूज़ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच अली, आपने बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की और उम्मीद करते हैं कि हमारे यूज़र्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी कारआमद होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सोच रहे हैं कि अभी रह गया, तो आप हमें वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अली से या किसी और से इसके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।